नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसनी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज़ में। और इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखिएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना और ये चैप्टर है 16। तो अभी तक का 15 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं वो डल चुके हैं। 35 से 36 उसकी वीडियोज़ हैं, तो उसे हमने किया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए उत्तराखंड का क्षेत्रफल। उत्तराखंड का क्षेत्रफल तो मैंने रट लिया है कैसे, 53483 करके, यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तराखंड के पूर्व में देखो, ये उत्तराखंड है और यहाँ पूर्व की देखा बात की जाए तो नेपाल है यहाँ पे, और पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। नीचे से देखा जाए तो यूपी से हमारा बॉर्डर लगता है, और ऊपर से देखा जाए तो चाइना और तिब्बत से लगता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर में चीन तिब्बत लगता है। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम मध्य भाग में व भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। प्रश्न आएगा, उत्तराखंड हिमालय पर्वत की किस दिशा में स्थित है, किस भाग में स्थित है? तो पश्चिम मध्य भाग में, और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी के साथ ही उत्तराखंड राज्य का अब उत्तरी अक्षांश देख लेते हैं, किस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि 28 डिग्री जो है 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक का इसका उत्तरी अक्षांश है, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो 2 डिग्री 44 मिनट है। और उत्तराखंड राज्य का जो है पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री जो है 02 मिनट क्या है, इसका पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। उसका देशांतरी विस्तार कितना है? 3 डिग्री 24। ठीक है, आगे देखेंगे। चलो, ग्लोब पर कुल 360 देशांतरी रेखा स्थित हैं। तो कितने? ग्लोब पर कुल 360 देशांतरी रेखा हैं, और प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य जो है 111.3 किलोमीटर का अंतर होता है। तो कितना अंतर होता है? 111, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, तो 111.3 किलोमीटर का अंतर होता है। और उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? लगभग आयताकार है। और सिडनी बुनाड में जो है नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड क्षेत्र के कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 230 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो कितना है? 230 जो है किलोमीटर तक विस्तृत है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे कुमाऊं हिमालय भी हम इसको कहते हैं। राज्य की लंबाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम की देखो 358 किलोमीटर, यानी कि जो पूरब से लेके पश्चिम तक की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, फॉर एग्जांपल ये हमारा राज्य है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक का लंबाई कितनी है इस वाले की? ये है 358। ठीक है, और अगर उत्तर से लेके दक्षिण की पूछी जाए तो 320 है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। 1.69% है। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो 20वां स्थान है। ठीक है, तो देखो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है, जबकि अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लिया जाता है तो कौन सा स्थान है? वो है 20वां। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% जो है पर्वतीय क्षेत्र में है, और कुल क्षेत्रफल का 13.93% मैदानी भाग है। तो इसमें ये भी आ सकता है ना कि जो है राज्य का जो है पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 86.07। वहीं अगर मैदानी भाग भी पूछ सकता है तो मैदानी भाग कितना है? 13.93% है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,449 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है? 32,449 वर्ग किलोमीटर है। और जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 60.07 समथिंग। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 67 समथिंग है, 60.67। चलो तो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 21,000 जो है 34 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 39.33। और 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? 32.94% हिस्सा है, जबकि 3000 से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई में 7.38% है। ये बस हमें इसमें बस हमने भौगोलिक संरचना देखी, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुन ली है और आप लोगों को पता चल गई होंगी। ठीक है, और यही चीज़ हम जब स्टार्टिंग में कर रहे थे ना
सामान्य विविध वहाँ पे भी हमने पॉइंट वाइज पढ़ ली थी, तो इतना ज़्यादा है नहीं, बस आपको एक एक बार सुनना था ये, ठीक है। आगे देखिए उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ था कि 4 जगह से लगती हैं, तो पहले सबसे पहले मैप ही देख लेते हैं। देखो ये उत्तराखंड है और यहाँ पे पश्चिम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से लग रही है, यहाँ की बात की जाए तो चीन से है ना, यहाँ पे तिब्बत भी है, तो चीन तिब्बत सब एक ही होता है, इसमें इन लोगों का कहना ऐसा है, चीन वालों का। खैर, तो तिब्बत और चीन से लगती है, यहाँ पर है यूपी, और यहाँ की बात की जाए तो ये है नेपाल, ठीक है, ये वाला एरिया। और ये यहाँ पे जो ये बॉर्डर बना रही है, ये जो बॉर्डर बना रही है ये काली नदी है, ठीक है, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है। देखते हैं, राज्य के उत्तर में वृहद हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य में तराई क्षेत्र स्थित है। राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी व पश्चिमी सीमा टॉस नदी बनाती है। तो ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये है काली नदी, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, राज्य की पूर्वी सीमा काली नदी बनाती है और पश्चिमी सीमा टॉस नदी, और यहाँ पे ये कौन सी है, ये है टॉस नदी, ठीक है। रूपिन और सुपिन से मिलके बनती है, सुपिन यहीं से आती है, लेकिन रूपिन कहाँ से आती है, एचपी से आती है, हिमाचल प्रदेश से। तो यही है, रूपिन सुपिन मिलके क्या बनाते हैं, टॉस नदी बनाते हैं, तमसा भी जिसे कहा जाता है। तो यही है कि उसका पश्चिमी सीमा का निर्धारण किससे होता है, टॉस नदी से, ठीक है। आगे है, राज्य की पूर्वी सीमा पर नेपाल के 3 जिले और उत्तर से दक्षिण क्रमशः पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर जनपद लगते हैं, ठीक है। देखो आगे दिया गया है इसमें, राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमा बनती है। राज्य के 2 जिले देहरादून और उत्तरकाशी सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश से। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन्होंने, देहरादून और कौन सा बनाता है, देहरादून और उत्तरकाशी। देखो उत्तरकाशी तो एचपी से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। राज्य के उत्तर हिमालय को पार करके तिब्बत या चीन स्थित है, ठीक है, कहाँ, उत्तर हिमालय में, ठीक है। और इसकी सीमाएं क्रमशः 3 लोगों से क्या करती हैं, 3 लोगों को टच करती हैं। किस किस को, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो देखो किस किस को करती हैं, चीन ये है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। आगे है उत्तराखंड, ये देखो उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक लंबी सीमा जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से लगती है, और उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 जिलों से लगती हैं, जो पूर्व पश्चिम जो है, पूर्व से पश्चिम क्रमशः उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक उधमसिंह नगर एवं सबसे कम नैनीताल जिले की सीमा लगती है। और राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल और 350 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है। हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से जिले लगते हैं, सिरमौर, शिमला और किन्नौर, ये ध्यान में रखना है। सिरमौर हो गया एक, शिमला हो गया और किन्नौर। तो सिरमौर और किन्नौर, सिरमौर, किन्नौर और शिमला, ये तीनों याद रखना है। ये तीनों कहाँ से, उत्तराखंड से सीमा लगती है इन तीनों की, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और जो है रामपुर, बरेली, पीलीभीत, 7 जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर जिले की सीमाएं हरिद्वार में जो है देहरादून से केवल लगती हैं, ठीक है, हरिद्वार एवं देहरादून से लगती हैं केवल, सहारनपुर जिले की सीमा लगती है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और जो बिजनौर जिले हैं, इसकी सीमाएं हरिद्वार से लगती हैं, लेकिन देहरादून से केवल सहारनपुर जिले की सीमा लगती है। पौड़ी व नैनीताल जिले से केवल बिजनौर की सीमा लगती है। आगे है, पिथौरागढ़ एकमात्र जिला ऐसा है जिसकी सीमाएं 2 देशों से लगती है, नेपाल और तिब्बत से, और यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो है जिला है। राज्य की आंतरिक सीमाएं देखी जाए तो उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिले हैं, जिसमें 2 जनपद हरिद्वार और उधमसिंह नगर मैदानी क्षेत्र, 2 जनपद जो आते हैं किसमें, मैदानी क्षेत्र में। कौन कौन से, हरिद्वार और उधमसिंह नगर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगती हैं, यानी कि इन्हें आंतरिक जिला कहा जाता है। कौन कौन से हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है। आगे है, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में 2-2 जिले आंतरिक जिले हैं। तो यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल में भी 2 जिले आंतरिक हैं और कुमाऊं में भी 2 जिले आंतरिक हैं। कुमाऊं मंडल से जो है गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली और पौड़ी की सीमा लगती है। तो किसकी, चमोली और पौड़ी की। इसकी लगती है पिथौरागढ़ से चमोली की, और इसकी लगती है किसकी, नैनीताल से भी लगती है इसकी, है ना, और से भी लगती है। खैर ये बड़े बड़े जिले इसलिए। गढ़वाल मंडल में कुमाऊं के 4 जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल सीमा बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया, गढ़वाल मंडल से कितने लोग, 4 जने सीमा बनाते हैं। कौन कौन, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है, सर्वाधिक तो पिथौरागढ़ से लगती है, लेकिन जो है कितने टोटल कितने लोगों की लगती है इसकी, 3, और सर्वाधिक पिथौरागढ़ से लगती है, ठीक है। और सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं। तो सबसे ज़्यादा पौड़ी जिले की सीमाएं लगती हैं, किस किस से लगती है, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और
नैनीताल। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर अन्य 5 जिलों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती हैं। आगे है चमोली व अल्मोड़ा जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। चमोली व अल्मोड़ा जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। और देहरादून में 4 जिले सीमा बनाते हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। और सन 2000 में उत्तराखंड देश का 11वां हिमालयी राज्य बना। कौन सा? 11वां। आगे देखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो उत्तराखंड के भौगोलिक जो है विभाजन की बात की जाए तो भौगोलिक संरचना और स्थलाकृतिक विन्यास धरातली बनावट के आधार पर हिमालय के सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा जाता है, लेकिन उत्तराखंड को नामांकित 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, फिर है वृहद हिमालय, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, दून क्षेत्र, शिवालिक हिमालय, भाबर, तराई और गंगा का मैदानी भाग। ये 8 जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय देखो, ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या दिया गया है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ, और तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी इसे कहा जाता है। किसे? ट्रांस हिमालय को। और राज्य में ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जैस्कर श्रेणी आती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। तो जैस्कर श्रेणी, जो जास्कर श्रेणी है वो किसके अंदर आती है? ट्रांस हिमालय में। आपने सुना होगा ना, जब हम वो देखते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो ये वाली जो जास्कर वाली श्रेणी है किसके अंदर आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड में माड़ा, नीति, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, चौरहोती, शलसला दर्रा आदि दर्रे ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। तो ये सब दर्रे कहाँ हैं? ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई सिंधु नदी तल से जो है 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर तक की बीच होती है। तो सिंधु नदी तल से कितना है? 2500 से लेके 3500 मीटर तक की बीच की होती है। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणियाँ आती हैं। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। काराकोरम लद्दाख यानी काराकोरम में आती हो। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है। ट्रांस हिमालय श्रेणी सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जो है जन्म देती हैं। और सच्चर जोन और हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर जो हिमालय है उसका वृहद हिमालय से अलग होता है। और ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो अब यहाँ पे एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे। कहाँ कहाँ पर देख लेते हैं, कई बार ना पूछ लेता है और फिर हमें बताना होता है। चलो, तो कौन सा है? ये प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के। तो इसमें क्या है? पहला है देखो टोपिंग डूंगा। तो जो टोपी डूंगा का दर्रा कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ में। तंजुन कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है। सलसर कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है। नीति कहाँ है? चमोली तिब्बत में है। भूमड्यार कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है। सेला धर्रा कहाँ है? धुरा कहाँ है? सेला धुरा है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे है कोई धुरा, चमोली और तिब्बत में। और है घाटरिलिया धुरा, चमोली और तिब्बत में है। सुंदरडूंगा पास कहाँ पर है? चमोली और बागेश्वर में है। माड़ा पास कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है। बालचा धुरा कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है। लापसा धुरा चंपावत और पिथौरागढ़ में है। मार्चियुग पास कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ में है। कालिंदी पास कहाँ है? उत्तरकाशी और चमोली में है। बाड़ाहोती पास कहाँ है? चमोली में है। और लातूधुरा कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ में है। अब इसको करते हैं यहाँ पे याद। तो कैसे करेंगे याद? वही हम जैसे करते हैं, इसको ढक लेंगे और फिर देखेंगे कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, चलो। ओ हो, इसको ऐसे ढक लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। टोपी धुरा कहाँ पर होता है? देखो, तो पिथौरागढ़ और चमोली में है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जो है तंजुन पास कहाँ पर है? तंजुन पास आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है? ये तिब्बत और किसको करता है? चमोली को करता है। सलसला कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है, ये भी। नीति पास कहाँ है? ये भी चमोली और तिब्बत में है। भूमड्यार पास कहाँ है? ये भी चमोली और तिब्बत में है। सेला जो है पिथौरागढ़ में। ये गलत हो गया हमारा, फिर से करते हैं फिर इसको, कैसा? ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सेला धुरा कहाँ है? सेला कहाँ है? पिथौरागढ़ में। सेरा सीर आपने देखा होगा ना, तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, कोई धुरा कहाँ है? ये है चमोली और तिब्बत में। आगे जो है घाटरिया धुरा, तो ये कहाँ है? चमोली और तिब्बत में है। तो चमोली और तिब्बत के हमें इतने याद हो गए। ठीक है, अब यहाँ वाले देखते हैं। तो सुंदर पास डूंगा ये कहाँ पर है? ये है चमोली और बागेश्वर में, बेसिकली बागेश्वर। माड़ा कहाँ है? नीति माड़ा तिब्बत में है। बालचा तिब्बत में है और चमोली में है। लापसा
पिथौरागढ़ और चंपावत में है। तो लाप्सा कहाँ है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न भी हो रहा था। तो देखो कहाँ है, लाप्सा धुरा बोल रहा है, तो लाप्सा धुरा कहाँ है, जो है चंपावत और पिथौरागढ़ में है। तो चंपावत और पिथौरागढ़ में लाप्सा दर्रा है। जो है मारचौक, तो कहाँ, ये कहाँ है, मारचौक कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ और चमोली में है। ठीक है, कालिंदी दर्रा कहाँ है, देखो कालिंदी भी इंपॉर्टेंट है, कालिंदी कहाँ है, चमोली और उत्तरकाशी में है, इधर साइड। बाड़ाहोती कहाँ है, चमोली में है। और लातूधुरा कहाँ है, पिथौरागढ़ और चमोली में है। तो आई होप कि आपको इतने सब याद हो गए होंगे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे देखेंगे ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय व वृहद हिमालय के बारे में अब देखते हैं। तो देखो क्या दिया गया है इसमें, ग्रेटर हिमालय और वृहद हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है, और वृहद या ग्रेटर हिमालय को उच्च आंतरिक मुख्य हिमालय हिमाच्छादित होने के कारण हिमाद्री भी कहा जाता है। उत्तराखंड के वृहद हिमालय श्रेणी की ऊंचाई जो है 4500 मीटर है और 7817 मीटर तक मिलती है, और ग्रेटर हिमालय हिमालय श्रेणी की सबसे उच्चतम श्रेणी है, और इस श्रेणी में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ, वृहद हिमालय में। ठीक है, आगे देखेंगे पश्चिमी नंदा देवी, इसकी हाइट कितनी है, 7817 मीटर, ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, चौखंबा और दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचासूली जो शिखर है ग्रेटर हिमालय की चोटियों में स्थित है। और राज्य में वृहद हिमालय श्रेणियां पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिले उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में फैली हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में और 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, और 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है। और जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय है उसके क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड होती है, और इसकी अधिक ऊंचाई सदैव जो है, इनकी जो सबसे अधिक ऊंचाई होती है जहाँ चोटियाँ होती है उसमें क्या होती है, हमेशा हिमाच्छादित होती है, यानी कि बर्फ हमेशा रहती है। और वृहद हिमालय का मूल निवासी कौन होते हैं, वृहद हिमालय में मूल निवासी कौन है, भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या भोटियों की निवास करती है, क्योंकि ये ऋतु प्रवास करते हैं। और राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलन, वृहद अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये वृहद हिमालय के अंतर्गत। इसी के साथ ही भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा आदि नदियां महान हिमालय से निकलती हैं। आगे है ग्रेटर हिमालय एवं मध्य या जो लघु हिमालय होते के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में। आगे फूलों की घाटी वृहद या उच्च हिमालयी जो है क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कहाँ आती है, वृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र की। हिमरेखा, देखो स्नो लाइन जिसे कहा जाता है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। उच्च हिमालय के क्षेत्रों में स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हिमरेखा क्या होती है, हिमरेखा उस ऊंचाई के रूप में विभाजित किया गया है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ में ढकी रहती है। तो देखो ये जो है ना, इसके बाद यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो इसको क्या कहा जाता है, हिमरेखा कहा जाता है, जहाँ से ये सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। ठीक है, आगे देखेंगे उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थायी हिमरेखा हमने देख लिया 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। एक टिम्बर लाइन भी आता है, तो वह सीमा जहाँ पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखो पेड़ हैं, यहाँ पे पेड़ हैं, तो ये वाली जो लाइन है ना, इसे टिम्बर लाइन कहा जाता है और इसे हिमरेखा कहा जाता है, जहाँ से ऊपर को बर्फ होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक पाई जाती है। राज्य में पूर्वी शोर है उसका चंपावत से लेकर पश्चिमी शोर देहरादून तक जो है 9 जिले, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून के मध्य में हिमालय श्रेणी में विस्तृत है। ठीक है, और मसूरी, देवदन, रानीखेत, दुधातौली, बिनसर, द्रोणागिरी श्रेणियां मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। मध्य या लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। लघु हिमालय का निर्माण वलीत या कायांतरिक चट्टानों से हुआ है, और लघु हिमालय क्षेत्र में नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया जैसी नदियां मिलती हैं। और नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, भीम ताल, खुरपा ताल आदि मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और राज्य में 1800 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इन वनों में प्रमुखतः कौन से पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ होते हैं। राज्य में 2900 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य हिमालय में जो है धौलाधार श्रेणी में शिमला बसा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर।
आगे है मध्य हिमालय में शिवालिक हिमालय में जो है मेन सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है क्या करते हैं, इसको अलग करता है। ठीक है, अब देखेंगे उत्तराखंड के बुग्याल के बारे में। तो देखो उत्तराखंड के बुग्याल के बारे में प्रश्न आ जाता है, कथन कारक में दे देते हैं। तो क्या है इसमें, मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदानों को जो है बुग्याल कहा जाता है। यानी कि जो है बड़े घास के जो मैदान होते हैं चोटियों में, उन्हें क्या कहा जाता है, घास के मैदान कहा जाता है, पर्वतीय ढालों में होते हैं ये। और बुग्याल को पयार या अल्पाइन पाश्चर्य के नाम से भी जाना जाता है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति या हिम रेखा के बीच में उगते हैं। ये देखो आप, अब आया समझ में, ये देखो यहाँ हिम रेखा है, ये इससे ऊपर कोई हिम रेखा है, और ये क्या होती है, टिम्बर लाइन जिसे कहते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो है ये है घास के मैदान है हरे, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, आगे है कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। और जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टनमर्ग हो गया आदि घास के मैदान पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के घास के मैदान को थच कहते हैं, थच, थ और चौ, थच कहते हैं। ठीक है, आगे है बुग्यालों या पयारों को पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और बुग्यालों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न आएगा बुग्यालों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जो बुग्याल है वहाँ पे अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बुग्याल जो है सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बुग्यालों में, सबसे पहले आपने नोट करना है कि अल्पाइन प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। दूसरा, ये 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दूध, बस, मोट, धनिया और घती। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं, दूध, बस, मोट, धनिया, घती। इसको कैसे याद कर सकते हैं, करते हैं। दूध पियेंगे तो मोटे हो जाएंगे ना, तो दूध। ठीक है, अब देखो बुग्याल में कहते हैं कि जो घास के मैदान होते हैं उनकी जो बद्री गाय कहते हैं आई थिंक उसको, तो इसको ऐसी ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखो दूध खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो दूध होगा, एक हो गया दूध। ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे, बस, दूध बस इतना ही पीना है तो मोटे हो जाएंगे वरना। उसके बाद क्या है, अब हरी घास खाते हैं यानी कि धनिया खाते हैं, और क्या खाते हैं, एवं क्या खाते हैं, घी खाते हैं, ऐसे घाती, ऐसे याद कर लेते हैं, घी। तो दूध नहीं पीना है कहने का मतलब है, ऐसे हमने इसको ट्रिक से याद कर लिया। ठीक है, तो दूध नहीं खाना है, देखो दूध नहीं पीना है, बस हो गया, और मोटे हो जाएंगे, धनिया खाते हैं और घी पीते हैं, बस याद हो गया, सिंपल ऐसे। अब वहाँ पे आएगा तो हम एक बार लगा लेंगे ना ध्यान से यार, मतलब इतनी सब चीज़ें टेंशन नहीं लेनी कि इतनी सारी चीज़ें याद करने बैठेंगे तो नहीं हो पाती हैं याद। मुझे तो नहीं होती, आप लोगों को याद होती, तो बस इसको रट लो फिर आप। देखो मैंने तो इसको ऐसी अभी यहाँ पर ट्रिक बना ली है, दूध, बस, मोटे हो जाएंगे, धनिया खाते हैं, है ना, और घी पीते हैं, तो घती हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ इससे, दूध, बस, मोट, धनिया और घती। तो बुग्याल 5 प्रकार के होते हैं। आई होप कि याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएंगे। बुग्याल के पशुचारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुज्जर, लवाड़ा एवं जो है बकरवाल कहा जाता है। अब देखते हैं खर्क किसे कहा जाता है। देखो खर्क किसे कहा जाता है, खर्क वह स्थान जहाँ मवेशियों को चराने एवं उनको रखा जाता है, खर्क। यहाँ भी जान लेना उचित होगा, यहाँ ये भी जान लेना उचित होगा कि बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग और हिमाचल प्रदेश में थच कहा जाता है। वही यहाँ पे वही है कि मर्ग किसे कहा जाता है, खर्क। आगे है खर्क किसे कहा जाता है, खर्क वह स्थान है जहाँ मवेशियों को चराने एवं जो है उनको रखा जाता है। ठीक है, खर्क उसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये भी जान लेना जरूरी है, क्या जान लेना जरूरी है, कि बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में से थच कहा जाता है। ठीक है, और खर्क किसे कहा जाता है हमने देख लिया, जहाँ उनको चराया जाता है। आगे देखिए उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का पामीर। ठीक है, देखो उत्तराखंड का पामीर तो दुधातोली श्रृंखला है राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में फैली हुई है। दुधातोली श्रृंखला में 5 जो है नदियों का उद्गम होता है। तो दुधातोली जो श्रेणी है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ फैली हुई है, अल्मोड़ा में, चमोली में और पौड़ी में। ठीक है, इसी के साथ ही क्या बोला इसमें कि 5 नदियाँ यहाँ से उद्गम होती है। कौन कौन सी, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वीनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। पश्चिमी नयार पूर्वी नयार याद हो गई, वीनो, आटागाड़ और पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, आगे है दुधातोली श्रृंखला में जो है श्रृंखला की तली पर दुग्धताल स्थित है। दुग्धताल कहाँ स्थित है, दुधातोली श्रृंखला की तली पर स्थित है। और दुधातोली क्षेत्र के आसपास कोदियाबगढ़, जो कोदियाबगढ़ है वहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि स्थित है। तो कहाँ स्थित है, दुधातोली क्षेत्र के आसपास गोदियाबगढ़ में। आगे है इसमें गोदियाबगढ़ में प्रत्येक 12 जून को जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की स्मृति पर मेला लगता
है। आगे 1960 में वीर चंद सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जो है दुधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। कब की थी? 1960 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखेंगे आगे जो है दून या द्वार क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाई जाने वाली क्षैतिज व ऊंची चौरस घाटियों को दून कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में, जिसे पूर्वोत्तर भाग के द्वार पर पश्चिम एवं मध्य भाग को दून कहा जाता है। दून घाटी की औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 350 मीटर से लेकर 750 मीटर तक का। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा दून देहरादून है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर जो है और चौड़ाई कितनी है? 24 से लेकर 32 किलोमीटर तक। इसी के साथ ही जो है पतली व कोटा नामक दून जो है नैनीताल जिले में पड़ते हैं। नैनीताल और जो है कौन से इलाके में? देहरादून वाले इलाके में ज़्यादा दून पड़ते हैं। ठीक है, आगे है कोठारी और चौखम नामक दून पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो कहाँ? दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है? वो है दून घाटियों में। और दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कहाँ? उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बुग्याल में हमने देखा था अल्पाइन। ठीक है, और दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं रहती हैं और ये भूस्खलन अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। आगे देखेंगे शिवालिक क्षेत्र को। शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय कपात भी कहा जाता है और ये हिमालय श्रृंखला की नवीनतम श्रेणी है और इस कारण इसे जीवाश्म भी पाए जाते हैं। यहाँ पे शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है और शिवालिक का अर्थ होता है शिव की भौहें। शिवालिक श्रेणी 7 जिलों में है। तो कौन कौन सी? दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में फैली हुई है। 7 जिलों में शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक की श्रृंखला से चोटियों की ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच होती है। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं और राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक जो है हिमालय क्षेत्र में बाह्य हिमालय में होती हैं और 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक केंद्र जो है शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और शिवालिक श्रेणी हिमालय में विस्तृत सीमांत दरार और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। ठीक है, आगे शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधित जलवायु पाई जाती है। कौन सी? गर्म शीतोष्ण जलवायु शिवालिक क्षेत्र में। अब देखेंगे भाबर क्षेत्र के बारे में। तो शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र वो भूमि होती है जिसमें ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर मोटे बालू युक्त होती है। कौन से? भाबर क्षेत्र। और भाबर क्षेत्र का निर्माण जो है प्लेटोसिन युग में शिवालिक के उतरने वाली जो है वेगवती नदियों द्वारा बहकर लाए गए वजनी जो है अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। देखो, तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है और यहाँ दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, और राज्य में पौड़ी व नैनीताल का दक्षिणी क्षेत्र, उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र तराई के अंतर्गत आता है और उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा व सितारगंज क्षेत्र कहाँ है? तराई क्षेत्र में आता है। राज्य में तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणी और पंजाबी लोग हैं, ये लोग निवास करते हैं और दलदली मिट्टी होने के कारण तराई क्षेत्र में धान एवं जो गन्ना होता है उसकी उत्पादकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और अप्रैल माह की तराई क्षेत्र में क्या होता है? सूरजमुखी का फूल खिलने की अवस्था में होता है और तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे है गंगा का मैदानी क्षेत्र। राज्य अब यहाँ पे देखेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र तो क्या है? राज्य के हरिद्वार जिले के अधिकांश भाग में गंगा का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। वह क्षेत्र जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे खादर या नई जलोढ़ कहा जाता है। आई होप कि ये पूरा जो आपको है समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले भौगोलिक संरचना देखी उत्तराखंड की, उसके बाद हमने देखा भौगोलिक विभाजन जो 8 तरह से हुआ है और तमाम इन सभी के बारे में हमने डेप्थ में पढ़ लिया है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अब इससे अगली वाली वीडियो हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ। वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए इसको दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।